सो हम डिस्कस करें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बहुत अलग अलग तरीकों से हमसे पूछी जाती है, या बहुत अलग अलग तरीकों से हमारे को इसके ऊपर बेस्ड फेमस क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस तरीके से एक क्वेश्चन आता है, नाउ ये डिसीजन मैंने लेना है, हर्षुल जगजोत, ये डिसीजन मैंने लेना है यहाँ पर कि मेरे पास यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैसे लगेगा, ये मेरा डिसीजन है और मुझे इसके ऊपर काम करना। देखते हैं जरा हम कैसे होगा ये काम। सो हमारे पास यहाँ पर बड़ी सिंपल सी चीज है कि अब पेंडुलम एक पेंडुलम है हमारे पास, इज रिलीज, देखिए रिलीज किया गया, इज रिलीज फ्रॉम पोजीशन ए, फ्रॉम द पोजीशन ए। मैं उसको पोजीशन ए से आपके पास क्या कर रहा हूं, रिलीज कर रहा हूं। मैं इसको पोजीशन ए से आपके पास क्या कर रहा हूं, रिलीज कर रहा हूं। अब पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम द पोजीशन ए एंड फाइंड द वेलोसिटी। देखिए फाइंड द वेलोसिटी, मुझे यहां पर इसकी वेलोसिटी पूछनी। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पेंडुलम, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पेंडुलम, मुझे पेंडुलम की वेलोसिटी बतानी है। व्हेन, जब हमारे पास द पेंडुलम रीचेस, जब पेंडुलम है वो पहुंचता है कहां पर, पेंडुलम रीचेस द पोजीशन बी, पेंडुलम रीचेस द पोजीशन बी। जो पेंडुलम है इट रीचेस एट पोजीशन बी, एट द पोजीशन बी, यानी कि यह पेंडुलम बी पोजीशन के पास आ जाता है, यह पेंडुलम हमारे पास बी पोजीशन के पास आ जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, ये आपके पास इस तरीके से एक सीलिंग है, यह हमारे पास यहाँ पर एक सीलिंग है और हमारे पास इस तरीके से ये एक पेंडुलम आपने सस्पेंड किया हुआ था। आप पेंडुलम को ए पोजीशन पे लेके चले जाते हो, ये पेंडुलम हमारे पास ए पोजीशन पे पहुंच गया एट द एंगल थीटा, और हमारे पास इस पेंडुलम को आप यहां से रिलीज कर देते हो और ये मेरे पास आगे रेफरेंस लाइन, और ये मेरे पास यहाँ पर आगे रेफरेंस लाइन, और ये बी पॉइंट आ गया। ये जो पेंडुलम है इसकी लेंथ मेरे पास एल के बराबर है। मैं अगर इसको यहां से रिलीज कर देता हूं, मुझे बताना है कि जब ये पेंडुलम आपके पास बी पोजीशन पे पहुंचेगा, यानी कि रेफरेंस लाइन पे, तो इसकी वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, मुझे बताना है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, तो ये वेलोसिटी मेरे पास यहाँ पर v मीटर पर सेकंड। बड़ी सिंपल सी चीज है, बहुत ही फैक्चुअल चीज है कि हमारे पास यहाँ पर फोर्स कौन सी काम कर रही है, ग्रेविटी। ग्रेविटी कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव। क्या यहाँ पर फ्रिक्शन काम कर रही है, बिल्कुल भी नहीं। क्या एक्सटर्नल फोर्स काम कर रही है, बिल्कुल भी नहीं। ना फ्रिक्शन काम कर रही है ना ही एक्सटर्नल फोर्स। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास है एनर्जी का लॉस, एक का एनर्जी लॉस दूसरे का गेन हो जाएगा। अगर मुझे ये भी नहीं पता तो मेरे पास एक बड़ी सिंपल सी चीज आ जाती है, और वो हमारे पास क्या है, ए पॉइंट, जो मेरे पास यहाँ पर ए पॉइंट है, the mechanical energy at the point A should be equal to the mechanical energy at the point B। यहाँ पर A पॉइंट की मैकेनिकल एनर्जी B पॉइंट के बराबर होनी चाहिए। Therefore A पे मेरे पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी A, काइनेटिक एनर्जी A is equal to अब पोटेंशियल एनर्जी एट B प्लस काइनेटिक एनर्जी एट B। ये मुझे यहाँ पर देखो, अब ए पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कैसे निकालोगे, ये हम ए का हाइट से निकालेंगे, ये वाली है। ये हाइट अब कैसे निकल जाएगी, ये मेरे पास अगर एल है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एल कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, एल माइनस एल कॉस ऑफ थीटा। पोटेंशियल एनर्जी एट ए, अगर ए की पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो ए का हाइट पर है एम जी इंटू एल माइनस ऑफ एल कॉस ऑफ थीटा, है ना। आपके पास ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस एल कॉस थीटा। तो बच क्या गया मेरे पास, टोटल एल में से एल कॉस थीटा निकाल दीजिए, तो एल माइनस एल कॉस थीटा। काइनेटिक एनर्जी ए पे जीरो, क्योंकि बॉडी को जीरो से शुरू किया गया,
पोटेंशियल एनर्जी एट बी 0, क्यों? क्योंकि हम इसको कौन सा लाइन मान के चल रहे हैं, रेफरेंस लाइन मान के चल रहे हैं। और काइनेटिक एनर्जी वही तो हमने निकालनी है, हाफ एम वी का स्क्वायर। मास से आपके पास मास चला जाएगा और वी कैन राइट डाउन वी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू जी इंटू एल 1 माइनस कॉस ऑफ जी। और मेरे पास यहाँ पर वी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 2gl 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। और आपके पास जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगी तो वेलोसिटी किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ 2gl इंटू 1 माइनस ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा। तो अंडर रूट ऑफ 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये जो मेरे पास कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये बड़े अलग अलग तरीकों से आपसे पूछा जाएगा। इसके अंदर आप समझने की कोशिश करिए। आप हर क्वेश्चन को जो भी हम पढ़ चुके हैं, न्यूटन इंक्लूडिंग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, आप वहां पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बड़े ढंग से लगा सकते हैं। और आपको यहाँ पर समझ होनी चाहिए कि भाई मोशन जब जब सिस्टम रन करेगा, जब सिस्टम ट्रेवल करेगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, फोर्सेस कौन कौन सी इन्वॉल्व है, अगर इसके बारे में आइडिया लग जाएगा तो मैं पता लग जाएगा कि क्या यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगा या फिर आपके पास नहीं लगेगा। नेक्स्ट वन अब हम यहाँ पर अगर चले तो हमारे पास न्यूमरस क्वेश्चंस हैं और हमने जितनी भी आपको जितनी भी डीपीपीज दी हैं, जितनी भी चीजें मैंने प्रॉब्लम शीट्स दी हैं, वो इनके आसपास घूमती। अब मैं आपको एक बात कहता हूँ और वो ये कि कल जैसे हम कल है बच्चे, तो कल आपने सुबह इसी टाइम पर उठना और कल सिर्फ हम डीपीपी डिस्कस करेंगे। जितना हफ्ते के अंदर हो रखा है वो सारी डीपीपीज कल सुबह इसी टाइम, जिस टाइम पे आप उठते आ रहे थे इसी टाइम पे उठेंगे और जितनी डीपीपीज हम डिस्कस कर सकते हैं कल हम करेंगे। कल आपकी एनसीईआरटी भी डिस्कस होगी, ये बात ध्यान रखना। तो कल आप दो चीजें अरेंज कर लीजिए आज शाम तक। एक, जितनी डीपीपीज हमने डिस्कस करनी है वहां तक, जितने आगे करनी है उसको हम कल डिस्कस करेंगे सुबह। प्लस हम एनसीईआरटी का चैप्टर 6 यानी कि वर्क पावर एनर्जी डिस्कस करेंगे। क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो आपको कल सुबह इसी टाइम पर उठना है, ठीक है। मुझे पता है कि टाइम बहुत मुश्किल है, आराम चाहिए, लेकिन आराम अब आपने अगर करना है तो वो अब आप 2 साल के बाद, 1 साल के बाद करिए ताकि आप काम को खत्म कर सके। अब देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे +2 के रिवीजन टेस्ट स्टार्ट कर दिए मैंने, उनका कोर्स खत्म हो गया। अब +2 का कोर्स खत्म कर दिया मैंने, अब सितंबर एंड है तो कोर्स खत्म है। अब उनके रिवीजन टेस्ट हो गए और उनके अगले हफ्ते से ऐसी संडे को मॉक टेस्ट होने लग जाएंगे। मॉक टेस्ट यानी कि वो टेस्ट आपके पास जिन टेस्ट से उनको रियलिटी के अंदर पता लगेगा कि टेस्ट कैसे होगी। और मैंने बिल्कुल जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसा उनका पैटर्न है तो वैसे ही मैंने उनके लिए ये आपके पास डिजाइन कर दिया। आपके पास क्या डिजाइन कर दिया, एक OMR शीट। तो उनके रेगुलर टेस्ट होने स्टार्ट हो गए, रिवीजन टेस्ट। तो उनको भी ये बात कही गई है कि भाई देखो आपको आराम या तो अभी कर लीजिए या फिर बाद में कर लीजिए। ऐसे आपको अब काम करना है तो बहुत मेहनत करके काम करना पड़ेगा। तो कल सुबह इसी टाइम पे उठना है और इसी टाइम पर उठ के एक डीपीपी डिस्कस करनी है और दूसरी हमने एनसीईआरटी डिस्कस करनी है। प्लीज अपने आप को तैयार रखिए। नेक्स्ट चलिए, सो हमारे पास यहाँ पर ये दूसरी चीज आ गई। नेक्स्ट वन क्या, हमारे पास नेक्स्ट वन यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमको सोचनी पड़ेगी, हमको देखनी पड़ेगी कि अच्छा ऐसा हो रहा है तो आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जैसे देखिए ये मेरे पास एक फ्रिक्शनलेस ट्रैक, ये हमारे पास क्या है, फ्रिक्शनलेस ट्रैक। ये मेरे पास एक फ्रिक्शनलेस ट्रैक है और इसमें किसी किस्म की कोई फ्रिक्शन नहीं लग रही। ये ए पॉइंट है, ये मेरे पास यहाँ पर 10 मीटर की हाइट है। ये मेरे पास बी पॉइंट है, ये मेरे पास 8 मीटर लंबी एक हाइट है। यहाँ से एक बॉडी चलना शुरू करती है जिसका मास आपके पास है 2 kg, जो चलना शुरू करती है। यहाँ पर फ्रिक्शन किसी किस्म से काम नहीं कर रही।
यहाँ पर फ्रिक्शन काम नहीं कर रही। नेक्स्ट वन, अगर यहाँ पर ये बॉडी बी पॉइंट पर पहुंचती है तो क्या होता है, ध्यान से समझना। मुझे बताना है कि अगर ये पॉइंट बी पे पहुंचती है तो ये बॉडी अब इस सरफेस को लीव कर जाएगी विद सर्टेन वेलोसिटी, और ये अगर यहाँ पर इसको लीव करेगी तो ये जमीन को जाकर किसी पॉइंट पर टच करेगी। तो बताओ ये बॉडी क्या बन जाएगी फिर आपके पास, ये बॉडी क्या बन जाएगी आपके पास? तो आंसर है ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल बन जाएगी। ये हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगी, प्रोजेक्टाइल बन जाएगी। अब मुझे यही बताना है कि जब ये बी पॉइंट से लीव करेगी तो ये कितनी दूर जाकर गिरेगी। ओके, फोकस करते हैं। ए और बी, किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं। जब आप ए से चलते हो और बी पे पहुंचते हो तो आपके पास फर्क किस चीज का है? तो हमारे को बताना क्या है, रेंज ऑफ द बॉडी आफ्टर इट हिट्स द ग्राउंड, इट हिट्स द ग्राउंड। ये हिट करती है किसको बच्चा, आपके पास ग्राउंड को, इट हिट्स द ग्राउंड। ये हमारे पास ग्राउंड को क्या कर जाती है, आपके पास हिट कर जाती है। सॉल्यूशन, और फोकस करते हैं हम इसके अंदर से। यहां पर मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी। क्यों भाई, मैं बराबर क्यों कर रहा हूं? एक, फ्रिक्शन नहीं है, एब्सेंट है। दूसरा, एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं, और दूसरा हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है। तो एक्सटर्नल फोर्स आपके पास किसके बराबर है, 0 के बराबर। अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए किसके बराबर, तो आंसर आ जाएगा mg इंटू एच। तो ये मेरे पास 10 मीटर है। काइनेटिक एनर्जी 0, मैकेनिकल एनर्जी एट बी, तो mg इंटू 8 ये आ जाएगा, प्लस अब क्या आ जाएगी मेरे पास, हाफ m इंटू वी का स्क्वायर। तो क्या आपको एक वेलोसिटी तो मिल गई, आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, और बदले में आपको क्या मिल गई, बदले में आपको क्या मिल गई, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर m से m कैंसिल, g 10 होता है तो ये 100 और ये 80, तो 100 माइनस 80 इज इक्वल टू हाफ इंटू वी का स्क्वायर। तो 20 और 2 तो 40, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। आपके पास 40 यूनिट्स आ जाएगा हमारे पास। तो ये v स्क्वायर मैंने गलती से लिख दिया, ये आपके पास v आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। चलिए ये भी चीज बात समझ में आती है। ये जो इसको वेलोसिटी मिली, अब रेंज ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होती है, ये रेंज ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। आपके पास रेंज ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल किसके बराबर है, r इज इक्वल टू वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ, आपके पास क्या आ जाएगा, 2h अपॉन जी, अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। तो अंडर रूट ऑफ 40 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 8 अपॉन 10। तो हमारे पास 16 का 4 बाहर आ जाएगा, अंदर 10 रह जाएगा। और आपके पास अगर थोड़ा सा हम फोकस करें तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 16 इंटू 40 अपॉन मेरे पास 10, ये कैंसिल हो जाएगा 64। तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 8 मीटर। तो हमारे पास आंसर कितने के बराबर आ जाएगा, 8 मीटर। तो मेरे पास यहाँ पर 8 मीटर है। यहाँ पर फ्रिक्शन कहीं पर भी आपके पास काम नहीं आ रही। मैंने बहुत अच्छे से आपको एक बात समझाने की कोशिश की। जो बच्चों को ये लगता है कि हमारे पास डेफिनेशन पढ़ना या फिर चीजों को बहुत नॉर्मल तरीके से पढ़ना इज द फिजिक्स इन +1 एंड +2, बिल्कुल गलत। इट इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने 10th क्लास के अंदर जैसे किसी भी साइंस को पढ़ा, व्हाट इज फोर्स लिख दिया, नंबर आ गया, यहाँ पर व्हाट इज फोर्स से काम नहीं चलेगा, आपको अप्लाई करके बताना पड़ेगा। एक बच्चा जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन बोलता है और दूसरा बच्चा जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के न्यूमेरिकल बना सकता है, तो याद रखना जो भी आपके पास अपर लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं
वो डेफिनेशन वाले बच्चे को कभी नहीं उठाते, वो हमेशा एप्लीकेशन वाले बच्चे को उठाते, कि जिसको अप्लाई करना आता है। तुम्हारे पास एक इंजीनियर आता है, वो बोलता है कि मुझे किताबों में लिखी हुई सारी चीजें पता है, आप बोलते हो ये पुल बना दे, बोले मुझे पुल नहीं बनाना आता, प्रैक्टिकल मुझे नहीं आता, थ्योरेटिकल मेरा सारा क्लियर है, क्या आप उसको पुल बनाने के लिए बोलोगे? बोलेगा मुझसे किताब के अंदर से जो पूछना वो पूछ लो, मैं आपको पुल की डेफिनेशन, लीवर, सब कुछ बता दूंगा कि पुल की डायमेंशंस कैसे, मेरे को थ्योरी पता है पूरी पूरी, लेकिन हाँ अगर तुम मुझे पुल बनाने को बोलते हो वो नहीं बना सकता, मुझे, मैं उसमें कमजोर हूँ, पर हाँ थ्योरेटिकली मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। क्या आप उसको पुल बनाने के लिए लगाओगे? कभी भी नहीं लगाओगे। सेम केस यहाँ पर भी। अब बच्चों को ये लगता है कि भाई मैं डेफिनेशन रट लूं, थोड़ा सा ऐसा कर लूं, और ऐसा आपके स्कूल के अंदर एग्जामिनेशन भी ऐसा ही करेगी, वो भी आपके साथ ऐसा ही करेगी कि डेफिनेशन लिखो, ये लिखो। ऐसा नहीं हो पाए, जब तक हम आगे बढ़कर काम नहीं करेंगे तब तक ये नहीं हो पाएगा। चलिए, सो ये हमारे पास यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन करना। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तो +2 तक चलता रहेगा। अब आपको जो भी प्रॉब्लम शीट्स मिली गई हैं, उन प्रॉब्लम शीट्स के अंदर आपको कहीं ना कहीं जो आपके इसके क्वेश्चंस होंगे जिन पे हम काम करेंगे, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। मतलब अब हमारे पास यहाँ पर आ जाती है आपके पास वर्क एनर्जी थ्योरम। अब दोबारा से हम वर्क एनर्जी थ्योरम पे आ जाते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, और ये इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी। अब हम मैकेनिकल एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर काम करेंगे, लेकिन फोकस, अब जितनी चीजें आपने करनी, ये वाला रास्ता अगर तुमने जगजोत, पार्थ और हर्षल और नीतिका अगर आपने कवर कर लिया, तो मतलब बेटा आपका ये जो पॉइंट है ये स्ट्रांग हो जाए, और ये स्ट्रांग हो गया तो आपकी आज +2 भी स्ट्रांग हो जाएगी। मेरा विजन नैरो नहीं होता है, मेरा विजन काफी लंबा होता है कि मैं आपको +2 तक की बात बताऊं। +2 तक के क्वेश्चन, +2 के अंदर मैक्सिमम बच्चे जो चैप्टर 2 के क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, पूछा जाता है क्यों? उनको वर्क एनर्जी थ्योरम, मैकेनिकल एनर्जी का, कंजर्वेशन का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, फंस जाते हैं, नहीं कर पाते। अब ध्यान से समझिए, फोकस करना। इफ, अगर मेरे पास अ सिस्टम कंसिस्ट, मेरे पास एक सिस्टम कंसिस्ट करता है, किसको बच्चे? आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स। अभी तक हम फ्रिक्शनल फोर्स को कंसीडर कर रहे थे, नहीं। इफ अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, if a system consists of the frictional force, number 1, or some external force, or some external force, या फिर मेरे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, या तो हमारे पास सिस्टम के पास कोई फ्रिक्शनल फोर्स आ जाए या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग जाए, the conservative force may or may not be there, the conservative force may or may not be there, may or may not be there, may or may not be there। कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है कि आपके पास हो, और हो सकता है बच्चे आपके पास ना हो, ये बात ध्यान रखना। द कंजर्वेटिव फोर्स मे और मे नॉट बी देयर। तो इसका मतलब क्या निकला, मैं समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या निकला। इसका मतलब हमारे पास सिंपल सा ये आ जाएगा, देन याद रखना, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, जो अब तक बराबर आती रही है, वो बच्चे अब बराबर नहीं है, अब वो बराबर नहीं हो। क्यों? क्योंकि सिस्टम में फ्रिक्शन आ जाए, सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगी, बराबर नहीं है तो कोई एक चीज बड़ी हो जाएगी और एक चीज क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो फिर करे क्या? पहले तो दिमाग लगाना है कि फाइनल एनर्जी बड़ी होगी कि छोटी हो जाएगी, और फिर मुझे यहाँ पर अब एक काम करना, देखिएगा, फोकस करना, और वो मेरे पास आ जाएगा मैकेनिकल एनर्जी, जो भी हमारे पास फाइनल आ रही है, माइनस, अब बराबर नहीं है ना, और मैकेनिकल एनर्जी जो हमारे पास इनिशियल आ रही है, इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है। और ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? ड्यू टू द वर्क डन आइदर बाय द फ्रिक्शन, या तो फ्रिक्शन वर्क डन कर रहा है, और या फिर द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, या फिर वर्क डन किसके साथ हो रहा है? एक्सटर्नल फोर्स के साथ, या फिर वर्क डन किसके साथ हो रहा है? एक्सटर्नल फोर्स के साथ। ये अब मुझे दिमाग लगाना, मैं सारी चीजें दोबारा एक एक खोल के तुम्हारे सामने रखूंगा, एक एक चीज।
एक एक चीज अब तुम्हारे सामने फिर दोबारा से रिपीट होगी आंखों के सामने से। ये तो अब मुझे पता हो जाना चाहिए कैसे। यहां पर जैसे कि मैंने आपको पहला क्वेश्चन क्या करवाया था, मेरे पास यहां पर एक कार चल रही है, या हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से कार चल रही है, और ये कार हमारे पास यहाँ पर जब v मीटर पर सेकंड से चल रही है। याद करो ये चीज मैंने आपको कल करवाई थी, और उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जमीन के ऊपर फ्रिक्शन नहीं थी, और यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट के न्यूटन मीटर, और मेरे पास मास ऑफ द कार है mkg। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो जाएगी, और अब सिचुएशन हमारे पास क्या है, इस जमीन के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स काम कर, इस जमीन के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रही, और यही बताना है बच्चे कि मुझे मैक्सिमम कंप्रेशन बतानी है। अब उसमें भी मैक्सिमम कंप्रेशन थी, मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग कब के बच्चे हमारे पास, व्हेन, जब हमारे पास दे आपके पास यहाँ पर कार आपके पास क्रैशेस, यानी कि क्रैश कर जाती है ऑन दिस स्प्रिंग। व्हेन द कार क्रैशेस ऑन दिस स्प्रिंग, जब ये कार है हमारे पास और ये क्रैश कर जाती है, किस पे क्रैश कर जाती है आपके पास, स्प्रिंग के ऊपर। ये हमारे पास किस पे क्रैश कर जाती है आपके पास, बताओ, स्प्रिंग के ऊपर। तो फर्क क्या पड़ा, पहले फ्रिक्शन नहीं थी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ये हमने कर दिया था। लेकिन क्या अब ऐसा होगा, आंसर है बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम के अंदर फ्रिक्शन है। ये फ्रिक्शन आपकी कार की काइनेटिक एनर्जी को पूरी तरह से स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में जाने से मना करेगी। क्यों, जब कार ब्रेक लगाएगी तो जमीन पे जो रगड़ खाई जाएगी उससे आपकी एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी का डिसिपेशन होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, एनर्जी किसी और फॉर्म में, हीट एनर्जी या किसी और फॉर्म में चली जाएगी। मतलब क्या हुआ, मतलब हमारे पास ये हो गया ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स, ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स की, ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स, अगर हम बात करते हैं किसके बच्चे आपके पास, फ्रिक्शनल फोर्स की, ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स, हमारे पास अगर फ्रिक्शनल फोर्स लग जाती है तो इससे हमारे पास क्या हो जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास जो कार की काइनेटिक एनर्जी है और जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है बराबर नहीं हो पाएगी, और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगी, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, क्योंकि ये फाइनल है, माइनस ऑफ आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार, ये इनिशियल है, और ये किसके बराबर आ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, डिफरेंस क्यों हुआ, क्योंकि वर्क डन किया, किसने वर्क डन किया, फ्रिक्शन ने वर्क डन किया, फ्रिक्शन ने वर्क डन किया, कार को रगड़ लगी तो फ्रिक्शन ने वर्क डन किया। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होती तो फिर ये जीरो वर्क डन होता और पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाती। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, तो बताओ किसके बराबर है, हाफ के इंटू एक्स टू, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार, हाफ इंटू एम वी कस टू, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। अब बताओ कार के ऊपर जब ब्रेक लगती है और कार आगे जाती है तो इसमें फ्रिक्शन पीछे लगती है और डिस्प्लेसमेंट आगे लगती है। यहां पर ये स्प्रिंग कब तक दबती रहेगी, जब तक कार रगड़ खाती रहेगी, और मान लो कि कार इस स्प्रिंग के टकराने के बाद x डिस्टेंस तक रगड़ खाती रहेगी, तो आपके पास वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट x, yx, क्योंकि जब तक कार इस स्प्रिंग को दबा रही थी, स्प्रिंग अगर x से दबाए तो कार ने भी x डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुकी है, तो फ्रिक्शन x डिस्टेंस तक लग रही है, और मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 180। अब बताओ कॉस 180 क्यों, क्योंकि कार आगे जा रही है, फ्रिक्शन उसको अपोज कर रही है। फ्रिक्शन अगर मैं हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे देखता हूं तो ये n है और ये मेरे पास mg है, तो बताओ फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, शाबाश बता दो, म्यू mg। तो मेरे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो kx स्क्वायर माइनस ऑफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 कहां से आ गया, ये वाला 2 चला गया सामने,
और मेरे पास आ गया म्यू mg और ये मेरे पास x आ गया, ये हमारे पास x आ गया। अब जरा ध्यान से देखते हैं, अगर हम ध्यान से यहाँ पर देखें तो हमें क्या चीज समझ में आती है, ये हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है, अब ये सिंपल इक्वेशन तो है नहीं, अगर आप ध्यान से देखें तो ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक, के एक्स स्क्वेयर प्लस ऑफ 2 म्यू एम जी एक्स माइनस ऑफ मेरे पास एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब मुझे x निकालनी है, तो x में वो बोल रहा है मैक्सिमम कंप्रेशन, तो जो दो रूट निकलेंगे, कौन सा रूट लोगे, पॉजिटिव वाला। तो अब यहां पर मैं रूट कैसे निकालूंगा, बताओ, क्वाड्रेटिक के रूट कैसे निकलेंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b, तो -2 म्यू एम जी आ जाएगा, प्लस माइनस तो प्लस लेंगे, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर का मतलब आपके पास 4 म्यू स्क्वेयर एम स्क्वेयर जी स्क्वेयर, ये आ जाएगा, और आपके पास माइनस ऑफ 4 AC, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो प्लस ऑफ आपके पास आ जाएगा 4k mv स्क्वेयर, तो 4k आपके पास mv स्क्वेयर, मैं नेक्स्ट में करवा देता हूँ, डिवाइडेड बाई मेरे पास 2 है यानी कि 2k, मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। आपके पास मैक्सिमम कंप्रेशन किसके बराबर आ जाएगा, x, दिस इज माइनस ऑफ 2 म्यू mg। बच्चे को लगेगा कि सर ये क्वेश्चन आपने अपने मन से बनाया, नहीं, ये क्वेश्चन NCERT का, वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन दैट हैज बीन मेड बाय, जो कि आपके पास यहाँ पर बना रही है, कौन बना रही है, आपके NCERT, 4k इंटू आपके पास mv का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय मेरे पास कितना आ जाएगा 2, और आपके पास के इसमें से 4 जो है वो आपके पास बाहर आ जाएगा, 2 तो 2 से 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू माइनस म्यू mg, ये अंडर रूट में से 4 बाहर निकल कर 2 आ जाएगा, 2 ऊपर और नीचे कॉमन आ जाएगा, प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वेयर एम स्क्वेयर जी स्क्वेयर एंड प्लस ऑफ मेरे पास कितना आ जाएगा के एम वी स्क्वेयर अपॉन मेरे पास आ जाएगा 2 तो नहीं आएगा, आपके पास आ जाएगा के। ये लग गया पता, ये 2 यहाँ वाला 4 और 4 रूट में से बाहर आकर 2, और ये 2 डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा ना। ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन जो मैंने पिछले कल करवाया था, दोनों NCERT, लेकिन आपको ये दोनों क्वेश्चन समझाना क्या चाह रहे हैं भाई, ये आपको एक ही बात आप पे फोकस करवाना चाह रहे हैं कि भाई ये देखिए कि अगर फ्रिक्शन आएगी तो क्या करना और फ्रिक्शन नहीं आएगी तो क्या करना, और अगर आप इसको ढंग से समझ गए तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी, वरना बच्चा हमारे पास आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको सोचना है इसके अंदर। अब इसमें अब रट्टे वाले बच्चे नहीं चलेंगे, इसमें समझदारी वाले बच्चे चलेंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कैसे, मेरे पास यहाँ पर अब एक क्वेश्चन है, ये देखिए अभी अभी हमने रिसेंटली एक क्वेश्चन किया, हाँ या ना, ये वाला किया बच्चे हमने, यहाँ पर ए बॉडी, हाँ बोलो 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 आकाश। सर वो आपने पूछा ना, मैंने बोला यस अभी किया। अच्छा सॉरी सॉरी, मेरे को लगा कि डाउट। अच्छा, ये ए और बी है, देखो ये 10 मीटर है, और अब मैं आपको ये बोलता हूँ, जो बच्चा एम्बिशियस है, अब मैंने आपको इतना बना दिया बच्चे कि अब आप बड़े आराम से जो है किसी भी तरीके से HC वर्मा भी सॉल्व कर सकते, ठीक है। और अगर मेरे पास आज इवनिंग को टाइम रहा, और वो टाइम बच्चे 9:30 के आसपास रहेगा, अगर क्लास आपकी कोई नहीं रहेगी मुझे इन्फॉर्म कर देना, आज शाम को बच्चे इसका वर्क पावर एनर्जी का HC वर्मा का भी मैं डाउट सेशन रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पर मुझे बता देना कि आपकी कोई क्लास ना हो, तो कल मॉर्निंग का तो वैसे ही सेट है, आज रात को भी बच्चे हम देख लेंगे अगर HC वर्मा से रिलेटेड क्वेश्चन, वैसे तो मैं साथ साथ करवा ही रहा हूँ, ये HC वर्मा के क्वेश्चन। यहाँ पर अब ये सरफेस मेरे पास क्या आ गया, रफ आ गया, ये सरफेस हमारे पास क्या आ गया बच्चा, आपके पास रफ आ गया, ये सरफेस हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, रफ आ गया। ये सरफेस अगर हमारे पास यहाँ पर रफ आ गई है तो टीचर ये बोलता है, अब वो बोलता है अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है, स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड स्टॉप्स एट बी, लेकिन वहां पर क्या था, और यहाँ पर आपके पास फ्रिक्शन है, म्यू नॉट इक्वल टू 0, कैलकुलेट द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, कैलकुलेट द
वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। मुझे कैलकुलेट करनी है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वहां पर भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन था, लेकिन फ्रिक्शन नहीं थी और बॉडी बी पे आके रुकेगी नहीं, बल्कि काइनेटिक एनर्जी गेन कर जाएगी और हमारे पास जमीन पे प्रोजेक्टाइल बन के गिर जाएगी। यहां पर देखते हैं, यहां पर इसका सोल्यूशन देखिए कितना ब्यूटीफुल। हमारे पास जब ये ए से बी की तरफ हो गई तो फ्रिक्शन की वजह से आपके पास द पोटेंशियल एनर्जी एट बी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है नहीं, माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, एंड दिस विल बी द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। और ये मेरे पास यहाँ पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी एट बी mg into 8, potential energy at A mg into 10 is equal to work done by the friction. This is given by the work done by the friction. ये मेरे पास 1 kg है, तो आपके पास 80 minus 100 और this will be the work done by the friction. So work done by friction बताओ कितने के बराबर आ जाएगा? Therefore the work done by the friction will be equal to, ये हमारे पास आ जाएगी -20 जूल, जो बिल्कुल सही चीज। तो हमको अब ये आइडिया देखो, ये हमारे पास क्या है। अब मैं आपको अगर सिरे से मतलब कि एक पॉइंट से मैं अगर आपको एचसी वर्मा सॉल्व कराने बैठो तो एक 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 करके क्वेश्चन होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको डिफिकल्टी लगेगी नहीं। लेकिन हाँ, डिफिकल्टी तब लगेगी जब मैं कंफ्यूज, अरे सर इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, आप पहले फोकस करो कि टीचर बोलना क्या चाह रहा है, टीचर समझना क्या चाह रहा है, टीचर कौन कौन सी फोर्सेस को इन्वॉल्व कर रहा है। अब जैसे कि ये हमारे पास खत्म हो गया, मेरे पास फिर एक क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन क्या है, हमारे पास यहाँ पर ये का हाइट है, ये हाँ बोलो 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 तो वो पिछले वाले क्वेश्चन में अपने वो क्यों लिया नेगेटिव कैसे लिया मतलब बोलो बच्चे। तेरी आवाज थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि तू गाना गा रहा है, लेकिन फिर भी अगर कोशिश करे मैं तेरी को एक चांस और देता हूँ। बोल बेटा। आई थिंक सो शौर्य आपका नेटवर्क थोड़ा सा वीक है, आप मुझसे बाद में डाउट पूछ लेना बच्चे। अब देखिए यहां पर मेरे पास इस तरीके से आया और ये अब आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास यहाँ पर रफ सरफेस बन गई, ये मेरे पास यहाँ पर क्या बन गई, रफ सरफेस बन गई। यह हाइट मेरे पास किसके बराबर आ गई, आपके पास h के बराबर। यह हाइट मेरे पास h के बराबर आ गई और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, मास ऑफ m kg। यह मास आपके पास कितने के बराबर आ गया, m kg के बराबर आ गया। यह मास हमारे पास किसके बराबर आ गया, m kg। यहां से लेके यहां तक आपके पास क्या था, यानी कि A से लेके B के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है, बॉल यहां पहुंच गई और ये बॉल जब यहां पर पहुंचती है इसके बाद क्या होता है, ये बॉल ये C डिस्टेंस को ट्रेवल करके क्या हो जाती है, रुक जाती है। और यहां पर मेरे पास क्या है, म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो मुझे यही बताना है, कैलकुलेट द स्टॉपिंग डिस्टेंस, calculate the stopping distance BC। मुझे stopping distance BC बताना। सॉल्यूशन, ये अगेन क्वेश्चन आपके पास HC वर्मा से। स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपके पास स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो आपको मिली, यहाँ पर जो भी आपकी काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय फोर्स जो कि आपको अपोज कर रही थी। तो आपको कौन सी फोर्स अपोज कर रही है, यहाँ पर फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन फोर्स को कैसे निकालोगे, ये नॉर्मल रिएक्शन N है, ये देखिए mg है और हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर है, म्यू n, यानी कि म्यू mg। सो काइनेटिक एनर्जी ke और फ्रिक्शनल फोर्स मेरे पास म्यू इंटू mg। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई, तो आप बोलोगे ए से नीचे जब बॉडी आई, ए से जब बॉडी नीचे आई तो जिस सरफेस पे आई क्या वहां पर फ्रिक्शन थी,
बिल्कुल भी नहीं थी। तो इसका मतलब ए की सारी पोटेंशियल एनर्जी बी की क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। आई बात समझ में? यानी कि अगर मैं ए से बी की मोशन पढ़ता हूं तो क्या आ जाएगा, बताओ शाबाश। यहां पर मैं आपके पास क्या लिख दूंगा, ये एम जी एच जो आपके पास लग रही है, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के। दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के। क्यों मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं, बॉडी अपने आप चली, फ्रिक्शन कोई नहीं, तो वह एनर्जीज तो बराबर होंगी ना। तो अब सिंपल है, हमारे पास इसकी जगह मैंने किसकी वैल्यू डाल देनी है, एमजीएच। तो जैसे मैं एमजीएच डालूंगा तो स्टॉपिंग डिस्टेंस किसके बराबर आएगा, शाबाश। स्टॉपिंग डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, बताओ शाबाश। ये मेरे पास आ जाएगा एम जी एच डिवाइडेड बाय, नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, म्यू एम जी। जल्दी बता दो इसका आंसर कितना आ जाएगा, शाबाश बता दो। एच बाई, इसका आंसर हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगा, एच बाई। मुश्किल है ये क्वेश्चन भी आपके पास एच सी वर्मा, मैंने आपको एच सी वर्मा के आज बहुत सारे क्वेश्चन जो है लाइन टू लाइन करवा दी और आपको एक कॉन्फिडेंस दिलाया कि घबराना नहीं। और भी कई क्वेश्चन हैं जो आप देखोगे तो अरे सर ये तो बड़ा आसान है, इस एनर्जी को इसमें देखना। अच्छा फ्रिक्शन आ गई सर, एक्सटर्नल फोर्स आ गई, एनर्जी बराबर नहीं होगी। difference of energy will be equal to work done by the external force या frictional force। ठीक, श्योर है? मैं भी आपको फिर एक मौका देता हूं डाउट पूछने का, श्योर है? सर आपको आवाज आ रही मेरी? अब आ रही है। ओके सर, ओके सर। सर मैं कोई पूछा था पिछले वाले क्वेश्चन में आपने क्या किया था, नेगेटिव दिया था, -20 जूल। सर वो कैसे लिया मतलब? बेटे 80 में से 100 चले जाएंगे तो कितना आएगा? सर नहीं, मैं कहने का मतलब है हम ऐसे नहीं कर सकते, 100 -80 कर ले। बेटा जब भी आप चेंज देखते हो तो फाइनल माइनस इनिशियल देखते हो कि इनिशियल माइनस फाइनल देखते हो? फाइनल। ओके सर, आपने सर उसके ओके सर। हाँ ये फाइनल है बच्चे हमारे पास, क्योंकि ए एंड स्टॉप सेट भी है ना। ठीक है बच्चे, ये फाइनल है यस और सर। ये हमारे पास इनिशियल। ओके, ओके सर। सो ये हमारे पास अगेन मैंने यहाँ पर अपने पॉइंट को बार बार आपको एम्फसाइज करने की कोशिश की है। और क्वेश्चंस बच्चे नेवर एंडिंग होते हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं हमें भी बोलना पड़ता है कि बेटा अब हम आगे चलते हैं, और क्वेश्चन नेवर एंडिंग होते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे, ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर नजर आएगा जिसमें आपको लगेगा अरे यार इसने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया। तो आपको ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बार बार वही चीज, टीचर से राब्ता रखना और टीचर से बातचीत करना ये बहुत जरूरी है। और बार बार ये बात करने के सर कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, अगर मैं इन चीजों को देखता जाऊंगा तो मुझे बहुत अच्छे से कंडीशंस पता लगती रहेंगी। नेक्स्ट वन, सो नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, पावर डेवलप्ड इन दिस सिस्टम। सो ये वर्क पावर एनर्जी का अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है, द पावर डेवलप्ड इन दिस सिस्टम। पावर डेवलप्ड इन दिस सिस्टम, इसके अंदर से क्या बच्चा हमारे पास, द रेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ, द रेट ऑफ परफॉर्मिंग द वर्क, द रेट ऑफ परफॉर्मिंग द वर्क, द रेट ऑफ परफॉर्मिंग द वर्क is called the power development। rate of performing the work is called the, आपके पास power development, यानी कि the power is given by, the power is given by work done divided by time taken। the work done divided by मेरे पास क्या आ जाएगा, time taken। the work done divided by मेरे पास क्या आ जाएगा, time taken। नेक्स्ट वन, हमारे पास यहां पर अगर हम आगे की तरफ को चले तो इसका मतलब वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन किसके बराबर होता है हमारे पास, एफ डॉट एस अपॉन टाइम, और एस बाई टी क्या होती है, वेलोसिटी। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एफ डॉट टी। ये हमारे पास क्या आ गया, एफ डॉट टी। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें इन्वॉल्व हो जाती। फॉर एग्जाम्पल पावर, फॉर एग्जाम्पल द पावर, द पावर हमारे पास अगर देखा जाए तो एफ डॉट वी है, और एफ डॉट वी का मतलब आपके पास क्या आ गया, एफ वी कॉस ऑफ थीटा। ये एफ वी कॉस थीटा की वजह से हमारे पास तीन चीजें हो सकती हैं। अगर थीटा मेरे पास एक्यूट हो तो आपकी पावर हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव।
आपकी पावर पॉजिटिव होगी। अगर थीटा मेरे पास ऑब्ट्यूज है तो आपकी पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव। हमारे पास पावर नेगेटिव आ जाएगी। और अगर थीटा मेरे पास 90 डिग्री है तो आपकी पावर क्या आ जाएगी, 0। तो हमारे पास हमारी पावर किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। तो हमारी पावर यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर। ये हमारे पास पहला पॉइंट है जो कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि पावर हमारे पास किसके बराबर है, एफ डॉट वी। पावर हमारे पास किसके बराबर है, एफ डॉट वी। पावर एफ डॉट वी है और ये एफ वी कॉस थीटा। नेक्स्ट वन हमारे पास यहां पर क्या चीज आ जाती है, अगर मैं यहां पर एक ग्राफ बनाता हूं, ग्राफ किस किस के बीच में, वर्क डन और टाइम टेकन के बीच में। ये बहुत आपके पास सिंपल सा टॉपिक है और इसके ऊपर आपको ज्यादा क्वेश्चन नजर भी नहीं आएंगे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन नजर आएंगे आपके पास, बहुत सिंपल से क्वेश्चन इसमें नजर आएंगे। तो वर्क डन और टाइम का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो इस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो मुझे क्या देगी, इस ग्राफ की जो स्लोप होगी एंगल थीटा। इस ग्राफ की जो हमारे पास यहाँ पर स्लोप होगी वो स्लोप मुझे क्या देगी, द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल गिव अस द वैल्यू ऑफ द पावर। ये हमें यहाँ पर पावर की वैल्यू देगी। जो हमारे पास इसकी स्लोप है वो हमें किसकी वैल्यू देगी बच्चे, पावर की वैल्यू दे देगी। नेक्स्ट वन बहुत सिंपल सी चीज है, हमारे पास अगर पावर और टाइम का ग्राफ बनता है, अगर मेरे पास पावर और टाइम का ग्राफ बनता है, पावर पी टाइम टी, तो इस ग्राफ का एरिया मुझे क्या देगा, इस ग्राफ का एरिया मुझे वर्क डन देगा। इस ग्राफ का एरिया, क्यों भाई, क्योंकि पावर है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क किसके बराबर है, पावर इनटू टाइम। तो इसका जो एरिया होगा, इसके हमारे पास जो एरिया होगा वो मुझे वर्क डन देगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट्स आपके पास क्या है, वॉट है, जो कि एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है। कई और जगहों पर हमारे पास इसकी अलग अलग यूनिट्स है। और जैसे इसकी एक और फेमस यूनिट है हॉर्स पावर, आपने सुनी होगी। ये हॉर्स पावर आपके पास पावर की कौन सी यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट है। और हमारे पास 746 आपके पास वॉट किसके बराबर होता है, शाबाश बता दो, 1 हॉर्स पावर के बराबर। तो कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं। तो ये हमारे पास यहाँ पर पावर डेवलप्ड है, ज्यादा नहीं पूछेगा टीचर इसके बारे में। आपको न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल्स आपके सारे वर्क डन के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। टीचर इसमें से ज्यादा क्वेश्चन कभी पूछता ही नहीं। नेक्स्ट वन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर पावर, 2 मिनट मुझे, मैं क्वेश्चन भी साथ साथ आपको करवा दूंगा इसमें से। सो हमारे पास यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पावर की, तो पावर के साथ एक और चीज जुड़ी होती है विच इज कॉल्ड दी, जिसको हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, विच इज कॉल्ड दी आपके पास एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन। किसी भी मशीन की जो एफिशिएंसी होती है वो हमारे पास पावर से जुड़ी हुई होती है। और वो कैसे हमारे पास आती है, जरा हम इसको देख लेते हैं। सो एफिशिएंसी ऑफ द मशीन इज गिवन बाय, एक मिनट मुझे ढूंढने दीजिए ताकि मैं साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी करवा। चलो मैं अपनी तरफ से करा देता हूं। सो हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। सो एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, हमारे पास किसी भी मशीन की एफिशिएंसी कैसे दी जाती है। सो एफिशिएंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ईटा एंड दिस इज द आउटपुट पावर। यह हमारे पास क्या आ जाएगी, आउटपुट पावर डिवाइड बाय, मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, इनपुट पावर। सो वी हैव द आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाइड बाय 100%, मल्टीप्लाइड बाय मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, 100%। नाउ दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन। अब हम बात करते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से समझना, देखना। इफ अ मैन, अगर हमारे पास एक मैन है, लिफ्ट्स द
lift the mass of 60 kg, lift the mass of the 60 kg, lift the mass of the 60 kg to the height of to the height of 5 meter, 5 meter in आपके पास 20 seconds, 20 seconds. Calculate the power applied by the man. Calculate the power applied by the man. Calculate the power applied by the man. यहां पर ये मैन हमारे पास कितनी पावर अप्लाई करेगा ये मुझे देखना है. आंसर सॉल्यूशन फोकस करते हैं. यहां पर जो मैन है वो सामान को ऊपर लेके जा रहा है. अगर ये सामान को ऊपर की तरफ को लेके जा रहा है तो हमारे पास इसका वर्क डन किसके बराबर होगा भाई. यहां पर मेरे पास सामान को ऊपर खींचना पड़ेगा और आपको इसके वेट के बराबर फोर्स लगानी पड़ेगी. ये mg है यानी कि 600 न्यूटन. तो आपके पास फोर्स भी कितनी लगानी पड़ेगी 600 न्यूटन की. और हम इसको ऊपर की तरफ को लेंगे. कितना डिस्टेंस लेंगे हमारे पास इसके बाद 5 मीटर का. कितने सेकंड के अंदर 20 सेकंड. तो वर्क डन कितने के बराबर हुआ. आपने सामान को लिफ्ट किया 600 न्यूटन की फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट हुई 5 की. तो आपके पास कितना आ गया 3 × 10⁻³ और आपने टाइम कितना लगाया. तो टाइम आपने लगाया यहाँ पर 20 सेकंड्स का. टाइम हमारे पास यहाँ पर कितने का लग गया 20 सेकंड्स. टाइम हमारे पास यहाँ पर कितने का लग गया आपके पास 20 सेकंड्स का. तो मेरे पास मुझे अब पावर डेवलप निकालनी है. तो जल्दी देखें पावर किसके बराबर है वर्क अपॉन टाइम. सो 3 × 10⁻³ अपॉन 20. तो मेरे पास आ गया 1.5 × 10⁻² वॉट की आपके पास पावर. ऐसे क्वेश्चन होंगे. पहले आपको वर्क डन निकालना पड़ेगा. कंपैरिजन भी हो सकती है कि इस आदमी ने 10 सेकंड में उठा लिया, इसने 20 सेकंड में. तो आप बता दो किसकी पावर ज्यादा. तो जो कम टाइम लगेगा उसकी पावर ज्यादा होगी, जो ज्यादा टाइम लगाएगा उसकी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी कम हो जाएगी. सिंपल. नेक्स्ट वन अब हमारे पास क्या आ जाती है नेक्स्ट वन. अगर हम नेक्स्ट वन यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है नेक्स्ट वन. फॉर एग्जाम्पल टीचर मुझे बोलता है कि फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज दिस इज 6I प्लस ऑफ 4J माइनस ऑफ 3K एंड द वेलोसिटी. और आपके पास जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर है. दिस इज 4I माइनस ऑफ 2J. 4I माइनस ऑफ 2J मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट. ये न्यूटन है मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड इन दिस सिस्टम. कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड इन दिस सिस्टम. मुझे यहाँ पर इसकी पावर डेवलप बतानी है कितने के बराबर हो जाए. देखते हैं. तो हमारे पास यहाँ पर पावर किसके बराबर है शाबाश बता दो. दिस इज F.V. तो मेरे पास कितना आ गया 6I प्लस ऑफ 4J माइनस ऑफ 3K. और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना शाबाश बता दो. 4I माइनस ऑफ 2J शाबाश. I डॉट I 1 24. J डॉट J 1 तो 4 - 2 तो माइनस ऑफ 8. तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया 16 वॉट की पावर डेवलप हो गई. कुछ भी नहीं, ये बिल्कुल आपके पास कुछ भी नहीं है. तो पावर की वो शीट मैंने कहीं पर रख के ग्रीन कर दी. तो नहीं तो अभी डिस्कस कर लेते. कोई बात नहीं, आपको शीट मिल जाएगी और तब हम उसको डिस्कस करेंगे. तो हमारे पास पावर से रिलेटेड ज्यादा परेशान नहीं है. ज्यादा ये नहीं सोचना कि भाई पावर सबसे कम पूछे जाने वाला टॉपिक. आई डोंट नो क्यों इसके क्वेश्चंस भी आपको कम मिलेंगे और टीचर इसको पूछता भी बहुत कम. चलो सो ये हमारे पास यहाँ पर पावर इतना सही है. छोटा सा टॉपिक है, इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन की जरूरत होती भी नहीं. नेक्स्ट वन. सर आपने पावर के शीट भेजी हुई है मेरे ख्याल से. मेरे ख्याल से बच्चे मुझे नहीं एक्चुअल में भेजी होगी. मैंने पता नहीं रात को रखी तो थी, किसी बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे इसके अंदर से. सर आपने
पिछली मैंने कर दी डीपीपी जो होगी। भेजी थी ना उसके साथ भेजी थी, लास्ट पेज मैं था ना वो पावर का ही था। आप पावर का होगा। एक्चुअल में बात यही है कि मैंने भेजी होगी। अब इसके अंदर वो रात को मैंने बहुत संभाल के रखी कि भाई कल से बच्चों से डिस्कस करने को, है ना, भूलना नहीं। तो वो ज्यादा ज्यादा संभाल के रखी गई है आकाश। तो वो कहाँ पे रखी गई है, अब वो उसको ढूंढने लगेंगे। वो होता है ना बुढ़ापे का असर, कि आपने अब रखी मैंने बहुत संभाल के होगी, क्योंकि सब सामान मिल रहा है, वही नहीं मिल रही है। चलो खैर कोई बात नहीं बच्चे, इसको हम इसको भी कल अब हम डिस्कस करेंगे, कोई नहीं बच्चे, हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ऐसी बात नहीं। सो हमारे पास यहाँ पर माइंड है ना, हम चीजें रख के भूल जाते कई बार वो। और ऐसा होगा कि जैसे अभी मैं अगर कोई और काम करूंगा, क्लिक आ जाएगा, अच्छा वो तो मैंने वहां रखी थी। चाबियां गुम हो जाती है, देखो मैंने चाबी यहाँ पे रखी हुई है, ये इंस्टीट्यूट की चाबी अपने पास रखता हूँ, बड़ी जल्दी मैं चीजों को भूल भाल जाता हूँ। खैर चलो कोई बात नहीं। सो आज हम यहाँ पर नया टॉपिक शुरू करते हैं बच्चे, कोलिजन्स। सो आज हम यहाँ पर नया टॉपिक शुरू कर देते हैं बच्चे, कोलिजन्स। सो कोलिजन हमारे पास अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कोलिजन से रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो सभी बच्चों को पता है, और वो कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो किसी किसी बच्चे को पता है, दो चीजें। सो कोलिजन हमारे पास क्या चीज होती है, ध्यान से समझना। द कोलिजन इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है हमारे पास। जैसे मेरे हाथ टकरा गए, जैसे बच्चे ये आपको ये आवाज आई होगी कि ये टकरा गया, जैसे कोई भी चीज अगर आपस में टकराती है, जैसे कोई भी चीजें अगर आपस के अंदर जाकर टकराती हैं, तो हमारे पास हम क्या बोलते हैं, कोलिजन है। ये कोलिजन अभी जमीन के साथ कोलिजन हुई, तो हमारे पास कोलिजन एक प्रोसेस है हमारे पास। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर होता क्या बच्चे, द प्रोसेस इन विच जिसके अंदर हमारे पास in which a target, एक हमारे पास टारगेट होता है, and the projectile exerts, ये exert करते हैं बच्चे a force, एक फोर्स को exert करते हैं during the interaction। यहाँ पर ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं इंटरेक्शन के वक्त हमारे पास। जैसे बैट के पास जब बॉल जाती है तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा देते हैं जब उनका इंटरेक्शन होता है। ड्यूरिंग द इंटरेक्शन फॉर ब्रीफ इंटरवल ऑफ द टाइम, एंड रिजल्टिंग, और इससे रिजल्ट क्या होता है, एंड रिजल्टिंग इनटू द change of the momentum of at least one body, और इसमें से एटलीस्ट एक बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाना चाहिए। दोनों का हो जाए तो बेहतर, लेकिन एक का होना चाहिए। एक बॉडी का आपके पास मोमेंटम क्या हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड से चेंज होगी, डायरेक्शन से चेंज होगी, या दोनों से चेंज हो जाएगी। जब बैट से आकर एक बॉल टकराती है तो टकराने के बाद वो अपना मोमेंटम चेंज कर लेती है। अगर यहाँ पर बैट्समैन डिफेंसिव शॉट खेलता है तो बॉल टकराकर नीचे गिर जाती है, तो मोमेंटम क्या हो गया, जीरो हो गया। कोलिजन के बाद मोमेंटम ऑफ द बॉल बिकम जीरो, तो उसका मोमेंटम चेंज हुआ, तो मतलब कोलिजन हुई। तो कोलिजन के अंदर बच्चे हमारे पास जब भी दो चीजें कोलाइड करती हैं, और हमारे पास उस कोलिजन के दौरान होता क्या है कि एटलीस्ट एक बॉडी का तो मोमेंटम चेंज होना चाहिए, वो टकराई और मोमेंटम चेंज होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल दो व्हीकल्स आपस में टकराते हैं तो उनका मोमेंटम चेंज हो जाता है, उनका मोमेंटम आपके पास क्या हो जाता है, आपके पास एटलीस्ट दोनों का ना हो लेकिन एक का तो हो। जैसे आप दीवार पे बॉल मारते हो तो बॉल वापस आ जाती है, मोमेंटम चेंज हो गया, वॉल का नहीं, किसका, बॉल का, तो मोमेंटम चेंज हो गया। तो आप बोलते हो कि यस, यहाँ पर हमारे पास जो है ये कोलिजन हुई है, ये बॉल वॉल के साथ जाकर कोलाइड की। पॉइंट को ध्यान में रखना। नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि काफी बच्चों की मिसकॉन्सेप्शन होती है, और ये कॉन्सेप्ट क्या, ध्यान से समझिए। ये कॉन्सेप्ट एक बड़ी सिंपल सी बात कहता है, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास बड़ी सिंपल सी बात कहता है।
और वो ये बच्चे हमारे पास फॉर कोलिजन, फॉर द कोलिजन, कोलिजन होने के लिए बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन होने के लिए, पार्टिकल्स के बीच में हमारे पास कोलिजन होने के लिए, याद रखना बच्चे, फिजिकल कांटेक्ट मतलब कि रियलिटी के अंदर एक दूसरे को टच करना, द फिजिकल कांटेक्ट इज नॉट द कंपल्सरी कंडीशन। यानी कि आप ये मत कहना कि अगर दो चीजें आपस में टच कर रही हैं तो ही ये हमारे पास कोलिजन कर रही हैं, अदरवाइज नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो चीजें आपके पास, हम बोलते हैं कोलिजन कब कर रही हैं, बोलते ये सर कोलिजन कर रही है, कोलिजन, ये देखो कोलिजन हो रही है सर। लेकिन क्या कोलिजन का मतलब हमेशा टच करना होता है? आंसर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस चीज को अगर आज आप समझ गए तो आपके केमिस्ट्री के और +2 के फिजिक्स के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कैसे? हमारे पास आपने एक एक्सपेरिमेंट का नाम सुना होगा, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, सुना? यस सर। यस अब सर। बताओ, हम बोलो बोलो बोलो, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ये मेरे पास गोल्ड का न्यूक्लियस होता है, आया ना? और इस Yes, sir. गोल्ड के न्यूक्लियस के पास से हमारे पास क्या जाती है, आपके जी। पास यहां से एक अल्फा पार्टिकल जाता है और ये अल्फा पार्टिकल अपने पाथ को चेंज कर लेता है। क्या इसका मोमेंटम चेंज हुआ है? बिल्कुल चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ है? डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले ये सीधा जा रहा था, अब ये हमारे पास एक एंगल पे जा रहा है, थीटा पे, तो मोमेंटम चेंज हुआ। और क्या इस अल्फा पार्टिकल की और क्या हमारे पास इस गोल्ड की, गोल्ड का सिंबल क्या होता है? AG। AU। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एजी होता है, हाँ, एजी होता है। Ag सिल्वर का होता है ना एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक टेबल याद नहीं है, चलो खैर कोई बात नहीं। सर 79। 79। अच्छा, और एटॉमिक मास नंबर? सर 196। पक्का श्योर? हाँ जी सर। चलो ठीक है, जगजोत, गुड वन। पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। ओए पीरियोडिक टेबल याद रखना, 23 सेकंड के अंदर याद हो जाता है। 23 सेकंड जो है, अगर आप बहुत कम याद करोगे तो आपका रिकॉर्ड भी बन सकता है वर्ल्ड के अंदर, पता है आपको? सो हमारे पास इसके अंदर क्या अल्फा पार्टिकल गोल्ड से टकराया? बिल्कुल भी नहीं टकराया। क्या उसने अपने पाथ को चेंज किया? कर लिया। क्या मोमेंटम चेंज हुआ? बिल्कुल मोमेंटम चेंज हुआ। क्या हम इसको कोलिजन बोलेंगे? यस, ये हमारे पास एक कोलिजन, ये कॉन्सेप्ट। कोलिजन होने का मतलब क्या है? देखो, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएं और ये फोर्स ऐसे लगे बच्चे हमारे पास, ये फोर्स ऐसे लगे कि इनके में से एक भी बॉडी का अगर मोमेंटम चेंज हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोलिजन बोलते हैं। तो हमारे पास कोलिजन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिनोमिना, जिसके अंदर हमारे पास क्या होती है, एक मेरे पास यहाँ पर प्रोजेक्टाइल होती है और इसके सामने मेरे पास एक टारगेट होता है टी। कोलिजन होती है हमारे पास इन दोनों की, प्रोजेक्टाइल और टारगेट आपस में एक दूसरे से कोलाइड कर जाते हैं या हमारे पास एक दूसरे से कोलाइड कर जाते हैं और कोलिजन के बाद फिर ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये कोलिजन का प्रोसेस है, पी और टी। अब कोलिजन के वक्त क्या होता है? टारगेट प्रोजेक्टाइल पे फोर्स लगाता है, प्रोजेक्टाइल टारगेट पे फोर्स लगा देता है फॉर अ ब्रीफ इंटरवल ऑफ टाइम, डेल्टा टी सेकेंड्स के लिए। यह हमारे पास यहाँ पर इसकी वेलोसिटी किसके बराबर है? u2 मीटर पर सेकेंड। टारगेट की वेलोसिटी u1 मीटर पर सेकेंड है और हमारे पास कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या आ गई? v2 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी मेरे पास आ गई v1 मीटर पर सेकेंड। और हमारे पास ये दोनों एक दूसरे से टकराए। ये हमारे पास कोलिजन के पहले की कहानी है, जब ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे। ये कोलिजन के बाद की कहानी है, जब ये एक दूसरे से सेपरेट हो रहे थे, ऐसी चीज। और ये आपके पास है ड्यूरिंग द कोलिजन। कोलिजन के वक्त ये दोनों बॉडीज एक दूसरे पे इतनी फोर्स, इतनी लार्ज फोर्स लगा देती है, इतनी बड़ी और इतनी लार्ज फोर्स लगा देती है बच्चे, कि इन दोनों में से एटलीस्ट एक बॉडी का तो मोमेंटम चेंज हो जाए।
दोनों का भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर मैंने दोनों का करवाया। तो कोलिजन के वक्त जो फोर्स लगती है दोनों के बीच में, वो इन दोनों बॉडीज के मोमेंटम को चेंज करने की कोशिश करती है। अगर तो मोमेंटम एटलीस्ट एक भी बॉडी का चेंज हो गया तो आप बोलते हो कि भाई कोलिजन होगी, अगर नहीं हुआ तो किसी किस्म की कोई कोलिजन नहीं होगी। चलिए, सो ये बड़ा छोटा सा टॉपिक है कोलिजन। जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, कल आज का रात का शेड्यूल मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और फिर बच्चे हमारे पास आज के अलावा बच्चे हमारे पास जो आपका, जिसको हम बोल सकते हैं बच्चे कल का स्केड्यूल इसी टाइम पर हम मिलेंगे, वो भी मैंने आपको बता दिया। कल आपके पास NCERT होनी चाहिए, सारी DPPs का प्रिंट आउट होना चाहिए, और साथ ही साथ HC वर्मा आज रात को हम देखने की कोशिश। सर वो 9 to 10 हमारी केमिस्ट्री की क्लास होती है। कब से कब? 9 से 10? 9 to यस तो सर, ऐसा करते हैं, हम 10 o'clock रख लेते हैं, यस सर, ओके 10:05 पे रख लेते हैं, 1 घंटा लगा लेते हैं यार, एक दिन तो हमारा बनता है, हाँ या ना? ओके सर, कोई बात नहीं। 1 घंटा लगा लेते हैं यार, हमारा फायदा होना है यार, हमारा फायदा यस होना सर, है। कोई बात नहीं। ठीक है, सैटरडे है ना आज, तो बायो की एक्स्ट्रा क्लास भी होती है। जगजोत। अब बताओ, चलो फिर आज पोस्टपोन, कल का तो रखते हैं सुबह का, आया ना? जगजोत तो बड़ा चालाक निकला। मैं बता दूंगा सर, मैं अगर होगी तो। तूने मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया लड़के। चलो कोई नहीं, कल अब वाले तो होगा कल ना सुबह तो सुबह? मिलते हैं ना, कल सुबह तो मिलते हैं, आया ना? यस सर। कल सुबह तो होगा ओके ना ऐसे? ओके Yes, बच्चे, sir. बाय 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 बाय।